हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज दिनांक 17 फरवरी 2022 को बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में गणित में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जिसका मिलान आप अपने द्वारा दिए गए आंसर से कर लें और खुद को प्राप्त होने वाले अंक के प्रति आश्वस्त हो जाएं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा समपाती रेखा को प्रदर्शित करने के लिए क्या शर्त है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो हम इस पर मान को पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट करने पर हमें यहाँ पर 2/k = क्या मिलता है? 1/3। इस तरह से हमें यहाँ k = क्या मिलता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 6। तो इसलिए आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी। उसके बाद दूसरा, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का हल होगा। तो यदि हमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 मिलता है तो क्या होता है? अनगिनत हल। इसलिए ऑप्शन क्या बोलेंगे? सी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में हमें कौन सा होगा? सी नंबर, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है, हमें यह इस रूप में आता है, मैक्सिमम पावर हमें 2 मिलता है, ठीक है। इसलिए द्विघात समीकरण होगा। ए नंबर को हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप में क्या होता है कि ax² + bx + c = 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यह √x है, इस कारण हम इसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। इसके बाद चौथा है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में हमें ऑप्शन डी जो है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से तो हमें यह किस रूप में प्राप्त होता है? -x⁴ + 10x³ - 9x² - 7 = 0, ठीक है। मैक्सिमम पावर 4 हो जाता है, इसलिए हम इसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। फिर यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा? तो समान मूल होने पर क्या होता है कि b² - 4ac 0 के इक्वल होता है। तो इस पर हम वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट करने पर हमें p का वैल्यू क्या मिलता है? 0 और 8। इसलिए हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा? तो मूल वास्तविक कब नहीं होता है? जब b² - 4ac 0 से छोटा होता है। तो इस पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू क्या मिलता है कि k इज़ ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। इसके बाद यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3√3x - 12 = 0 के मूल हो तो अल्फा + बीटा -√3 = वाट? तो अल्फा + बीटा -√3 = अल्फा + बीटा का फॉर्मूला -b/a -√3 -b और a का वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे तो हमें सिंप्लीफाई करने पर क्या रिजल्ट मिलता है? 2√3। इसलिए ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 8वां नंबर, समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या है? तो यहाँ पर a = 3 है, d = 7 - 3 4, n = 14, हमें an फाइंड करना है। तो an = a + n - 1 × d, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 55, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद 9th क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? इन चारों में हम देखते हैं कि ऑप्शन ए समांतर श्रेणी में। कैसे? तो यहाँ a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, इन सबों का वैल्यू हमें इक्वल आता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी में, बाकी में इक्वल नहीं आता है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगला, समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 का nवां पद क्या होगा? तो यहाँ पर भी a = 16, d = क्या है? -5, an = वाट? तो n = a + n - 1 × d, a का वैल्यू 16 और d का वैल्यू -5, n का वैल्यू तो n ही है। वैल्यूज़ को पुट करने पर हमें यहाँ पर क्या आता है? 21 - 5n, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 9/4, AB बराबर 18 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, तो PR का मान क्या होगा? तो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो हम यहाँ BC और PR का अनुपात ले लेते हैं, उसका होल स्क्वायर। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दिया हुआ है 9/4 और BC का वैल्यू 15 दिया हुआ है बटे PR होल स्क्वायर। अब इसे भी स्क्वायर के रूप में चेंज कर देते हैं। 3/2 का होल स्क्वायर = 15/PR का होल स्क्वायर। स्क्वायर कट जाएगा। 3/2 = 15/PR, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3PR = 30, यानी PR = 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यदि त्रिभुज PQR में PR² = PQ² + QR², तो एंगल Q = वाट? तो एंगल Q का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री।
उसके बाद त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और आर क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, एस टी क्यू आर के समांतर है। यदि पी एस बराबर एक्स सेंटीमीटर, एस क्यू बराबर एक्स माइनस 2 सेंटीमीटर, पी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 सेंटीमीटर तथा टी आर बराबर एक्स माइनस 1 सेंटीमीटर, तो x का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एस टी क्यू आर के पैरेलल है, तो उस स्थिति में हमें क्या हो जाएगा, पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू 4 मिलेगा, इसलिए ऑप्शन ए। उसका 14 नंबर, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी पैरेलल बी सी। यदि ए डी बटे डी बी बराबर 4/5 और ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर तो ए बराबर वाट। तो यहाँ पर चूंकि डी समांतर है बी सी के, इसलिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो अब यहाँ पर हम ए डी बटे डी बी का वैल्यू हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। ए डी बटे डी बी का वैल्यू 4/5, यहाँ ए ई बटे ई सी कैसे निकलेगा, तो ए सी में ए ई को घटाएंगे, तो ए सी की जगह 18 माइनस ए ई। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ए का वैल्यू क्या मिलता है हमें यहाँ पर 8, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि वृत्त की मतलब सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास, और व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसलिए इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी किसके बराबर होगा, व्यास के बराबर। त्रिज्या 6 है तो व्यास 12, इसलिए हम क्या बोलेंगे, आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, हम कहेंगे 2। उसके बाद दी गई आकृति में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो एंगल ए पी बी का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर इस आकृति में क्या करते हैं, इस चतुर्भुज को लेते हैं, चतुर्भुज ए ओ बी पी। इसमें क्या हो जाएगा, चारों कोणों का योग 360, जिसमें कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 का कोण, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 का कोण, और यह कोण तो हमें दिया हुआ है 130 डिग्री, तो हम इसे इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 360। ओ ए पी की जगह 90, ए पी बी को एज इट इज छोड़ देंगे, ओ बी पी की जगह 90, ए ओ बी का वैल्यू हमें दिया हुआ 130 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 310 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 माइनस 310, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ऑप्शन बी। इसके बाद दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो एंगल ओ पी क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले तो ओ टी पी का वैल्यू निकाल लेंगे, 50 का हाफ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वाड्रिलेटरल में आते हैं, यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम किसको पता कर लेते हैं, पी ओ क्यू को पता कर लेते हैं। कैसे, यह तो 90 हो गया, ठीक है, यह 50 है, यह भी 90, तो उस आधार पर पी ओ क्यू हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो पी ओ क्यू निकलता है 130 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी दोनों एंगल इक्वल होगा, तो इसलिए ट्रायंगल ओ पी क्यू में एंगल पी ओ क्यू प्लस ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 180, तो पी ओ क्यू 130 डिग्री है। अब ये दोनों इक्वल है, तो हम ओ पी क्यू को ओ पी क्यू छोड़ देते हैं और ओ क्यू पी की जगह भी ओ पी क्यू लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ 2 एंगल ओ पी क्यू ये दोनों ऐड होकर के आप 130 को इधर ले आएंगे, 180 माइनस 130, 2 एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो ओ पी क्यू इज इक्वल टू 50/2 यानी 25, इसलिए ओ पी क्यू इज इक्वल टू 25 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो हम क्या बोलेंगे, 3, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी का मान क्या होगा। तो ओ ए बी का मान क्या होगा, ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा, तो इसलिए ट्रायंगल ओ ए बी में ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, तो ओ ए बी प्लस ओ बी ए को भी ओ ए बी में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस ए ओ बी की जगह 40 इज इक्वल टू 180, तो ये दोनों ऐड होकर 2 एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180, 40 इधर लाएंगे माइनस 40, तो 2 एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 140, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 140/2 यानी 70, इसलिए एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 70 डिग्री यानी ऑप्शन डी। यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो इन चारों में कौन सा सही होगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक फाई, ठीक है। उसके बाद अगला साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 को 90 माइनस 75 में कन्वर्ट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ऑप्शन नंबर बी। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी। इसके बाद हम आते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर सी।
फिर 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसमें से 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में, तो इज इक्वल टू 5 इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यदि 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो cos अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो इसलिए cos अल्फा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ऑप्शन नंबर सी। फिर यदि a sin थीटा इज इक्वल टू 1 और b cos थीटा इज इक्वल टू 1 तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो हम यहाँ पर पहले इन दोनों से sin थीटा और cos थीटा निकाल लेते हैं। a sin थीटा इज इक्वल टू 1 तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/a, b cos थीटा इज इक्वल टू 1 तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/b, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा, वैल्यू इसको पुट करेंगे तो यहाँ b/a, ऑप्शन नंबर बी। 1/√3 किसका मान है, तो tan 30 का, ऑप्शन बी। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर व्हाट। तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू x दिया हुआ है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। अब इसमें इसको घटाएंगे, तो sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/x, तो sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस sec थीटा माइनस sec थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1/x, तो tan थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1/, ये 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद sin स्क्वायर 5 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 5 इज इक्वल टू व्हाट। तो sin स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5 इज इक्वल टू sin स्क्वायर 5 प्लस 1 ये 1 प्लस tan स्क्वायर 5 किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर 5 के इक्वल, इज इक्वल टू sin स्क्वायर 5 प्लस 1/sec स्क्वायर 5 किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर 5 के। तो अब sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन। उसके बाद प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक कौन है, तो आंसर कहेंगे 15, इसमें 15 सबसे ज़्यादा बार है, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है, तो हम ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़कर 5 से भाग देंगे तो हमें 3 आता है, यह माध्य हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्य क्या है, तो आरोही क्रम में छोटे से बड़े क्रम में सजा लेंगे, ठीक बीच में 12 आ रहा है इसलिए माध्य क्या कहेंगे 12, ऑप्शन नंबर डी। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, तो हम क्या बोलेंगे बहुलक के बराबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल में कौन बड़ा होगा, हमें यह पूछा है। तो वृत्त की त्रिज्या पहले हम निकाल लेते हैं, 88/2π इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और वर्ग की भुजा 88/4 यानी कि 22 सेंटीमीटर। तो जब वृत्त की त्रिज्या और वर्ग का भुजा निकल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना निकलता है πr² फॉर्मूला पर बैठाकर, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर पर बैठाकर 484। तो हम देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग का क्षेत्रफल से, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा, ठीक है, तो √3a इकाई, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम आते हैं त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्त शंकु का आयतन क्या होगा, तो ये फॉर्मूला से 1/3πr² घन इकाई, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात √ पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो √4/25 इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू 2:5। उसके बाद 64, ये ऑप्शन नंबर डी। 64 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक है, तो 64 का गुणनखंडन करते हैं अभाज्य गुणनखंडन, तो 2 पर पावर 6 इसलिए घातांक बराबर 6, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद महत्तम समापवर्तक P और Q का गुना लघुत्तम समापवर्तक P और Q का, मतलब P और Q का महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक किसके बराबर है, तो P और Q के गुणनफल के बराबर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किसी बहुपद की घात होती है, कैसी संख्या, पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी। उसके बाद बहुपद ax² प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है, परवल है, ऑप्शन बी। 0 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, हम कहेंगे अनगिनत, ऑप्शन डी। किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, तो ऑप्शन डी, x² माइनस 8x प्लस 12, इस तरह से दिखा देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, वैल्यूज को पुट करेंगे तो x² माइनस 8x प्लस 12, ठीक है, ये दिखाने का जरूरत नहीं आपको, तो ऑप्शन ही बताना है। उसके बाद द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक हैं, तो कैसा शून्यक होगा, तो दोनों ऋणात्मक शून्यक होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा, तो यहाँ पर हम इस तरह से दिखा देंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, एक शून्यक दूसरे का उल्टा है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा बीटा का वैल्यू c/a इज इक्वल टू 1, c की जगह -k और a की जगह यहाँ पर 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 1, तो इस तरह से k का वैल्यू -2 मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आते हैं
यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मान क्या है, तो P1 इज इक्वल टू हम यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 रिजल्ट आता है, ऑप्शन नंबर सी। युग्म समीकरण 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 तथा 12y प्लस 6x इज इक्वल टू 6 का हल है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं, हमें यही पूछा गया है कि किस प्रकार का हल है। तो हम मतलब इस तरह से प्रूफ दिखा सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू 1/3 मिल रहा है, b1/b2 इज इक्वल टू 1/3 मिल रहा है, c1/c2 इज इक्वल टू 1/2 मिल रहा है। यहाँ a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr²। तो यहाँ पर आर सबसे पहले तो हम पाई कैंसिल आउट कर देते हैं, 2r इज इक्वल टू, अब r स्क्वायर को r इंटू आर लिख दिए, फिर r कैंसिल आउट होगी, r इज इक्वल टू 2, तो व्यास इज इक्वल टू 2r यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इकाई, ऑप्शन नंबर डी। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 πr3, वैल्यूज को पुट करेंगे, r का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट आता है 36 पाई, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे परिधि की सहायता से। यहाँ परिधि इज इक्वल टू 10 पाई, तो 2πr इज इक्वल टू 10 पाई यानी कि r इज इक्वल टू 10/2। यहाँ पाई कैंसिल आउट होने के बाद r का वैल्यू 5 मिलता है, तो a इज इक्वल टू πr², एरिया तो पाई इंटू 5² यानी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं 54 में, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला है √L² प्लस b² प्लस h², ठीक है, इज इक्वल टू L/b/h का वैल्यूज को पुट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है, 500√5 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। फिर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 12πr² होता है, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ पर r का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है 176/7, ऑप्शन नंबर डी। फिर निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 3/2 क्योंकि 1 से ज़्यादा हो जाता है। फिर प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, ठीक है, 0, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रायिकता 0 या 0 से बड़ा 1 के बराबर 1 से छोटा होता है, ठीक है, इसलिए सबसे छोटा मान 0। एक पासे को फेंका गया है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक विषम संख्या, कितने विषम संख्या आ सकते हैं, 3, और कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, 6, इसलिए 1/2। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसका हारने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच हारना यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच जीतना, 1 माइनस 0.7 यानी 0.3 यानी 3/10, ऑप्शन नंबर सी। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके काला रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, इसके काला रंग के बादशाह होने की प्रायिकता हम क्या बोलेंगे, 1/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ काला बादशाह कितने होंगे, 2, कुल पत्ते 52, तो यहाँ 1/26, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद sin 30/cos 30 इंटू cot 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, तो sin 30 1/2, cos 30 √3/2 इंटू cot 30 का वैल्यू √3। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 1, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 1 माइनस 10² 45 डिग्री बाई 1 प्लस 10² 45 डिग्री, तो 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर हम उस वैल्यू को पुट करने पर देखते हैं कि हमें वैल्यू आता है 0 जो कि sin 0 डिग्री के इक्वल है, ऑप्शन नंबर बी। फिर बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित है, तो हम कहेंगे प्रथम पाद, दोनों ही x निर्देशांक y निर्देशांक मेरा पॉजिटिव है इसलिए प्रथम पाद होगा। उसका 1045 डिग्री रेशियो 1060 डिग्री इज इक्वल टू 1, 1045 का वैल्यू 1 होता है, 1060 का वैल्यू √3 होता है, तो 1:3, ऑप्शन नंबर सी। फिर x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा, तो x, 0, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो हम यहाँ पर स्थिरभुज ABC में tan c इज इक्वल टू क्या, AB/BC ले लेते हैं, तो यहाँ tan c इज इक्वल टू इसका वैल्यू हमें पहले से दिया हुआ है 1/√3, ठीक है। छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, तो tan c इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होता है, tan 30, तो c इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। मूल बिंदु से बिंदु r यानी -x, y की दूरी क्या है, तो दूरी इज इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 y1 मेरा मूल बिंदु हो गया 0, 0 और ये x2 y2, तो सूत्र पर बैठाने पर √x² प्लस y², ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आते हैं बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, वैल्यूज को पुट करने पर हमें क्या आता है 5 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। रेखा y इक्वल टू 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो रेखा y इक्वल टू 4 का आलेख हमको y इक्वल टू 4 x अक्ष के समांतर होगा, तो वह हमें बिंदु 0,4 से होकर के गुजरेगा, ठीक है, तो ऑप्शन कहेंगे डी, इनमें से कोई नहीं। मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0। फिर निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है,
निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या √25, हमें इसका मान 5 निकलेगा जो कि परिमेय संख्या है। फिर निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो √9/27, यहाँ पर 9 से एक बार में 9 से 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर इक्वल टू हमें ये क्या आएगा 1/√3, यानी यह अपरिमेय संख्या। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा, तो उनका मौसो एक, दो अभाज्य संख्याओं का मौसो एक ही होता है। फिर 0.13 बार इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर हम कहेंगे 13/99, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर 18 तथा 72 का मौसो क्या है, तो 18 ही होगा, ऑप्शन ए। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, तो हम कहेंगे √3, √12 इज इक्वल टू 2√3। अब इसको हमें परिमेय बनाने के लिए √3 से ही गुना करना होगा, इसलिए परिमेय कार्य गुणक क्या हो गया √3। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा 2P, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम कहेंगे 19/80 का। हम यहाँ पर हर का देखते हैं कि ये किस फॉर्म में आ रहा है, 2n × 5m के रूप में आ रहा है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। इसलिए इसके बाद अब अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो 13/121। हम यहाँ पर हर को 2n × 5m के रूप में लिखकर नहीं दिखा सकते हैं। इसके बाद आते हैं यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर निकालने के लिए हमें पहला दो पद कम से कम पता रहना चाहिए। तो a1 निकाल लेते हैं, 13 - 2 × 1 = 11, a2 निकाल लेते हैं, 13 - 2 × 2 = 9। तो यहाँ d = a2 - a1 यानी कि -2, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद समांतर श्रेणी 126, 120, 114, ... का कौन सा पद 0 है, तो यहाँ a बराबर 126, d बराबर कितना हो जाता है 120 - 126 -6, और यहाँ an = मान के चलते हैं nवां पद 0 है तो हमें n का मान पता करना है। तो an = 0, फॉर्मूला ले लेते हैं, a + n - 1 × d = 0, a की जगह 126 + n - 1 × d की जगह -6 = 0। तो यहाँ n - 1 × -6 126 को इधर लाएंगे तो -126, तो n - 1 कितना हो जाता है 21, तो n = 21 + 1, n = 22, ऑप्शन नंबर सी। फिर समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B = 90 डिग्री, AB = 12 सेंटीमीटर, BC = 5 सेंटीमीटर तथा AC = 13 सेंटीमीटर हो तो साइन C किसके बराबर होगा, तो साइन C = क्या होता है P/h। तो C के लिए हमें P हो गया कितना 12 और H क्या हो गया हमें 13, तो 12/13, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं यदि cos θ = P तो tan θ का मान क्या होगा, तो tan θ = क्या होता है sin θ/cos θ = sin θ का फॉर्मूला sin θ का फॉर्मूला √1 - cos² θ/cos θ। तो cos θ का वैल्यू P है तो हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें आता है रिजल्ट √1 - P²/P, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन, 1/sin θ = व्हाट, तो हम 1/sin θ किसके इक्वल होता है cosec θ के इक्वल, ऑप्शन नंबर बी। फिर sec B × cos B = व्हाट, तो sec B × cos B = क्या होता है 1, ऑप्शन नंबर डी। यदि cot θ = 1/√3 तो sec θ का मान क्या होगा, तो sec θ = क्या होता है √1 + tan² θ = 1 + 1/cot² θ अब इसमें cot θ का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है 2, ऑप्शन नंबर ए। यदि a = 45 डिग्री तो sin a + cos a = व्हाट, तो sin a + cos a = sin 45 + cos 45 वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है √2, ऑप्शन नंबर ए। यदि 2 sin α = 2 तो α = व्हाट, तो 2 sin α = 2 तो sin α = 1 हो जाएगा, तो sin α = sin 90 यानी α = 90 डिग्री, ठीक है। फिर tan 21 डिग्री बाई cot 69 डिग्री = व्हाट, तो tan 21 बाई cot 69 को 90 - θ में कन्वर्ट कर देते हैं तो tan 21 बाई cot 90 - θ tan θ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों सेम है = 1, ऑप्शन नंबर बी। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, तो क्या बोलेंगे 0, ऑप्शन नंबर बी। समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8, ... का सार्वंतर क्या है, तो d = क्या a2 - a1, तो यहाँ पर 1/8, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आते हैं यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो a1 = n की जगह यहाँ 1 पुट कर देंगे तो 5 × 1 - 7 = -2, ऑप्शन नंबर डी। बिंदु A 0, -8 और B -12, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2 वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें यहाँ आता है -6 - 4, ऑप्शन नंबर बी। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A, B तथा C हो तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो केंद्र का निर्देशांक x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ऑप्शन नंबर डी। यदि बिंदु P, Q और R समरेख हैं तो K बराबर वाट, तो जब ये तीनों बिंदु समरेख हैं तो तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा और इस सूत्र को लेंगे, ठीक है, 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2 = 0। ऐसे पुट करने पर हमें K का वैल्यू 0 मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। यदि त्रिभुज के शीर्ष 0, 4, 0, 0 तथा 3, 0 हो तो इसके परिमाप क्या होंगे, तो यदि इन शीर्षों को हम यहाँ पर इस तरह से प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें इसकी लंबाई 3 है, इसकी लंबाई 4 है
और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये कर्ण का मान हम आराम से बता सकते हैं। इसका मान 3, इसका 4, तो इसका मान 5 होगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा 3 + 5 + 4 यानी कि 12, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बिंदु है पी, क्यू और आर से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, उसमें मान को पुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 8 वर्गीय इकाई, ऑप्शन नंबर डी। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री, ऑप्शन बी। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर तथा एंगल क्यू बराबर 40 डिग्री, तो एंगल पी इक्वल टू व्हाट। तो त्रिभुज पी क्यू आर में अगर पी क्यू बराबर पी आर है तो ये दोनों कोण बराबर होगा। अब इस त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल पी प्लस, अब दोनों इक्वल है, अगर ये 40 तो ये भी 40, तो 40 + 40 इज इक्वल टू 180, तो एंगल पी इज इक्वल प्लस 80 इज इक्वल टू 180, तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 - 80, तो एंगल पी इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।